देखिए ध्यान से, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। उसमें सबसे पहले हमने कौन सा किया, फ्रॉम अल्कोहल्स, वो हमने कल कंप्लीट कर दिया। हमारी कौन सी थी, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में सबसे वन पढ़ा था हमने फ्रॉम एल्केन्स। क्या पढ़ा, फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एल्केन्स के हम लोगों ने अंदर पढ़ा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। समझ में आया था, अच्छे से समझ लिया था। सेकंड हमने पढ़ा था फ्रॉम एल्कीन्स। देखिए जरा, फ्रॉम एल्कीन्स के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, फ्रॉम एल्कीन्स के अंदर हमने दो तरह के केस पढ़े थे। अगर आपके पास सिमेट्रिक एल्कीन है, क्या है, सिमेट्रिक एल्कीन, तो सिमेट्रिक एल्कीन के केस में आपको जो है किसी भी तरह के HX की रिएक्शन को करवा के आप यहां पे एल्काइल हैलाइड्स बना सकते थे। लेकिन कल हमने बात छोड़ी थी जहां पे एसिमेट्रिक एल्कीन्स की। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग हमारे सेकंड पॉइंट के ही वापस दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सिमेट्रिक एल्कीन से हम कैसे एल्काइल हैलाइड्स को बनाते हैं। अब यहां पे समझेंगे, वैसे कल बता दिया था, फिर भी वापस देखें। अगर एसिमेट्रिक एल्कीन होता है, फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, कल ये एग्जांपल दिया था शायद मैंने, और मैंने आपको कहा कि इस पे मुझे HCl के एडिशन को करवा के दिखाइए। यहां पर भी हाइड्रो हेलोजिनेशन ही हो रहा है, HX का जुड़ना हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है उसको समझना। क्या यहां पे हम किधर भी इलेक्ट्रॉन को घुमा सकते हैं, नहीं। कौन सा रूल लगेगा बेटा यहां पे, मार्कोनिकॉव रूल। क्या कहता है ये रूल, कल लिखा दिया था। मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट का अटैक, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का कौन सा पार्ट, नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट कौन सा होता है, हेलोजन वाला पार्ट। तो हमारा नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। यही क्या है आपका मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है। अब इसका मतलब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3HCH सिंगल बॉन्ड CCl और CH3CH3। मतलब आपके नेगेटिव पार्ट का अटैक उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर होगा जहां पर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हो। ये कौन कहता है, मार्कोनिकॉव रूल कहता है। तो इसका मतलब साफ है कि हाइड्रोजन इधर जाएगा। अब क्योंकि Cl इधर अटैक कर रहा है, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहां पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और उसी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के तरफ कौन जा रहा है, Cl माइनस जा रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। चलिए, अब यहां तक तो ठीक था। इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है। क्या एक्सेप्शन आता है कि अगर आपकी यही सेम टू सेम रिएक्शन, मान लीजिए मैं आज ये वाली वापस लेता हूं, कल वाली, ये एसिमेट्रिक एल्कीन है। एसिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन अगर तुम HBr के साथ करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इंपॉर्टेंट लगा देना इसको, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर आप HBr की रिएक्शन करवा दो तो ध्यान रखना यहां पर हमारे पास में एंटी मार्कोनिकॉव रूल होता है। एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होता है। बेटा इसी को तुम क्या बोलते हो पता है, खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट, इफेक्ट इसी को कई बार बोला जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट। याद रखना, खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट इसे बोला जाता है, ठीक है। क्या होता है यहां पे, मैं इसको एक बार के लिए हटा दूं। एंटी मार्कोनिकॉव का मतलब ये हो गया कि अब आपका नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर एल्काइल ग्रुप कम हो। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, द अटैक ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी एट दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर द एल्काइल ग्रुप्स आर मोर। ये कौन कहता है, मार्कोनिकॉव रूल। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल की, जो ये कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड द नेगेटिव पार्ट ऑफ
alkyl halide will react or attack on that double bonded carbon atom which has lesser number of alkyl groups. मतलब जो आपने मार्कोनिकॉव रूल लिखा था उसका उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा, ऑपोजिट, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल. इज इट क्लियर? चलिए, इसका मतलब आपका यहां पर ये हो गया CH3H CH सिंगल बॉन्ड और ये H और अब यहां पर क्या आ जाएगा आपका Br. समझे बात को? ये बात समझ में आ जाएगी, याद रह जाएगी कि यहां पर एंटी मार्कोनिकॉव, ये आपका देखो इसमें 3 तरह की रिएक्शन हो गई एल्कीन्स में. आप एल्कीन के अंदर रिएक्शन जो है वो सिमेट्रिक एल्कीन से करवा सकते हो, एसिमेट्रिक एल्कीन से करा सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड. लेकिन अगर यही पेरोक्साइड, अच्छा कई बार क्या होगा आपको पेरोक्साइड ऐसे नाम नहीं लिखा हुआ होगा, आपको पेरोक्साइड का कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे आपको H2O2 लिख दिया जाए, ये भी क्या है, पेरोक्साइड ही है. या आप लोगों को एक छोटा सा आपको याद रखना पड़ेगा नाम, पेरोक्साइड का ही एग्जाम्पल है बेंजोइल पेरोक्साइड. क्या नाम है? बेंजोइल पेरोक्साइड. फॉर्मूला याद रखना, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5. इसका क्या नाम है बेटा? बेंजोइल पेरोक्साइड. कई बार इसको ऐसे लिख दिया जाता है C6H5 COO होल ट्वाइस. एक ही तो बात हुई. अगर हम इसको एज इट इज लिखे हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, C6H5 COO होल ट्वाइस. ये क्या कहलाता है आपका? बेंजोइल पेरोक्साइड. एक्चुअली ये आपके काम की चीज है जो आपके पॉलीमर वाले चैप्टर में दी जाती थी, तो ये भी एक तरह का पेरोक्साइड का ही एग्जांपल है, तो आप चिंता ना करें, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा. बोलिए यहां तक किसी को कोई? तो देखिए नेक्स्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट. इन पेरोक्साइड इफेक्ट व्हाई only HBr is preferred over HCl और HI. भाई देखो एक बात और याद रखना, आपने अभी तक जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है कहीं पे भी आपने HF की बात ही नहीं करी या फ्लोराइड की बात ही नहीं करी. इसका मतलब ये नहीं है कि भाई फ्लोराइड के साथ हमारी कोई दुश्मनी है, नहीं. एक्चुअली फ्लोराइड की जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है वो बहुत विग्रसली, बहुत वायलेंटली, हैवी टेम्परेचर के साथ होती है. तो क्योंकि वो ऐसी विग्रस रिएक्शन होती है कि जिसका यील्ड या जिसका प्रॉपर प्रोडक्ट पता करना ही पॉसिबल नहीं होता. हमारे लिए उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना ही पॉसिबल नहीं होता. प्रोडक्ट खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है, जल जाता है. इतनी विग्रस रिएक्शन होती है, मतलब वो हाईली एक्टिव है बट वो रिएक्शन इतनी फास्ट देता है कि वो हमारे प्रोडक्ट का ही पूरा का पूरा काम खत्म कर देता है. तो हम HF की जो रिएक्शन करवाते हैं वो बहुत कंट्रोल्ड कंडीशन में करवाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कंडीशन में करवाते हैं, कैटलिस्ट वगैरह की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर वो लेना उचित नहीं होता. और मोस्टली आप जितनी भी रिएक्शन देखोगे वो HCl या HBr की होगी. तो HCl और HBr सबसे बेस्ट होते हैं. HI के साथ भी एक परेशानी है. HI की परेशानी यह है कि H और I के बीच का बॉन्ड इतना वीक है कि वो टूटता है और वापस आयोडीन बन जाता है और आयोडीन गैस बाहर निकल जाती है मिक्सचर में. मतलब जो हम हैलाइड को यूज करने जा रहे थे, कहीं ऐड करवा रहे थे, वो हैलाइड वहां तो गया नहीं और भाग गया कहीं और ही. तो इसका मतलब वो भी हमारे कोई काम की नहीं है. तो मेनली HCl और HBr. अभी का सवाल क्या है? अभी का ये सवाल है कि पेरोक्साइड इफेक्ट में हम HBr को ही क्यों ले पाते हैं, HCl या HI को क्यों नहीं ले पाते. तो बेटा इसका एक वजह सुनो. इसकी पहली वजह और सबसे मेन वजह यह है कि जब आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करवा रहे हो, हाइड्रो हेलोजिनेशन करवा रहे हो, तो पहली बात तो पेरोक्साइड इफेक्ट इन्वॉल्व्स, लिखे जरा, पेरोक्साइड इफेक्ट इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. सबसे पहली बात तो ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है. तो सर उससे क्या हो गया? उससे हुआ ये कि आपको फ्री रेडिकल बनाना है और फ्री रेडिकल बनाने के दौरान आपको यह देखना है कि जिस एल्कीन के साथ में आपका HBr जा रहा है या HCl जा रहा है वो बॉन्ड टूटना भी तो चाहिए. अगर आपको थोड़ा सा 11th क्लास का कुछ पॉइंट याद हो, क्योंकि 11th क्लास में इसकी मैकेनिज्म दे रखी थी,
मैं इतना फोर्सफुली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही चीज आपके मैकेनिज्म दे रखी थी, तो मतलब मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ये सवाल छोड़ लिख के, क्वेश्चन लिख के मैं इसको छोड़ सकता हूं, यहां तक मैं कह सकता हूं। तो अगर आपको पता हो तो हम क्या करते थे कि जो आप पेरोक्साइड लेते हो, ये जो आप पेरोक्साइड लेते थे, वो पेरोक्साइड क्या होता था, ये रेडिकल बनाता था। क्या बनाता था? रेडिकल। ये रेडिकल जाके आपके एल्कीन के ऊपर अटैक करता था, OH, और ये रेडिकल इसको देखो, ये कहलाती है चेन इनिशिएशन स्टेप। ये इनिशिएट पहले रेडिकल बना और रेडिकल ने जाकर इस पे अटैक किया, तब जाके हमारे पास आता था एक नॉर्मल रेडिकल। कोई भी ऐसा आप ऐसे ना देखें कि ये सर OH है या OH क्या हो गया, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। OH OR की ये कोई भी रेडिकल अगर होता तो ये रेडिकल यहां पे आके जुड़ जाता। मैं तो एक समझता हूं आ रही है। अब इसमें हुआ क्या, हमें एक चीज जरूरी थी कि इस रेडिकल के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए थी कि वो इस डबल बॉन्ड को तोड़ सके, या यही रेडिकल आपके H और Br के रेडिकल को, बॉन्ड को तोड़ेगा, तभी तो Br रेडिकल की फॉर्म में आएगा, और Br जब रेडिकल की फॉर्म में आएगा तभी तो वो अटैक कर पाएगा। भाई HBr अपने आप तो नहीं टूटेगा, और HBr अगर टूटेगा भी तो अपने आप तो वो Br माइनस बनाने की कोशिश करेगा, जबकि हम लोगों ने क्या ले लिया, पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड क्या करवाता है आपका, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज से पहले बनाएगा फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल इस HBr को इनिशिएट करेगा कि तू भी किस में टूट, फ्री रेडिकल में टूट। अब यहां से हमारे सवाल का आंसर आता है कि अगर मैं इसकी जगह पे HCl ले लेता, क्लियर लिखा हुआ है आपकी बुक में, आप 11th की बुक में देख सकते हो कि जो बनने वाला रेडिकल है, इट हैज नॉट एज मच कैपेसिटी टू ब्रेक द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड HCl। यहां सीधा आंसर देना है, HCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, HCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, जिसे OH से तोड़ पाना, या OH इन द सेंस रेडिकल से तोड़ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसकी आपकी किताब में बिल्कुल शॉर्ट में दो आंसर लिखे हुए, 2 लाइन है कि द बॉन्ड ऑफ HCl इज टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक, टू स्ट्रॉन्ग, TOO वाला टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक, सो द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट HCl बॉन्ड इज नॉट अवेलेबल, whereas the HI bond is too weak, which in presence of free radical forms iodine gas, and it will eliminate from the reaction mixture। ये इतना वीक होता है कि ये अगर किसी कारण से आयोडीन टूट भी जाएगा, क्योंकि ये तो टूटता नहीं है, और HI आराम से टूट जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन कर लेता है। क्या कर लेता है? रिवर्सिबल रिएक्शन, और आयोडीन जो है वो आयोडीन गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ऐसे में आपके लिए ना तो HI लेना बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट अच्छा बनाएगा नहीं, और इसके बॉन्ड को तोड़ना इस फ्री रेडिकल के लिए पॉसिबल है नहीं। इन दोनों के बीच का कौन रहता है? HBr। HBr का बॉन्ड इतना भी वीक नहीं है कि अपने आप टूट के ब्रोमीन गैस को एलिमिनेट करवा दे, और इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि उसे आपका रेडिकल तोड़ ही ना सके। तो सबसे बेस्ट, सबसे प्रीफर्ड कौन होता है? HBr होता है। बोलो ये बात समझ में आ रही है? बहुत इजी बात है, समझने की बात है, तो ये ध्यान रखना। ये 11th क्लास का टॉपिक है, और 11th में दिया हुआ है तो 12th में पूछ सकता है। आप चाहें तो इसकी 4 लाइन छोड़ दें, मैंने नोट्स में लिखा रखा था, किसी के पास नोट्स नहीं है बुक से देख सकते हैं, और जो 11 में ज्वाइन नहीं कर रखे थे वो किसी फ्रेंड्स के पास से देख के लिख सकते हैं, मैंने आंसर लिखा रखा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इससे अच्छा है कि आप वहां पर पर्टिकुलर आंसर लिख दें, और यहां लिखना है तो यहां लिखा देते हो। बोलो क्या करना है? कर दोगे कि यहां लिखाऊं? कर दोगे ना? कर दो ना, नहीं तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये आपकी क्या हो गई? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नहीं खत्म, क्या एक और है ना? हाँ, हेलोजन एक्सचेंज नेक्स्ट है आपका बेटा। चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर की रिएक्शन 2 हो गई हमारी, फ्रॉम एल्केन्स, पहले तो फ्रॉम एल्कोहल्स, दूसरी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और तीसरी अब कौन सी है? हेलोजन एक्सचेंज।
बेटा इसको इंपॉर्टेंट लगा देना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों रिएक्शन में तुम वो बनाने वाले हो जो अभी तक तुमने किसी भी अल्काइल हैलाइड का नहीं बनाया है। आपने फ्लोराइड्स बनाए क्या अभी तक? आपने अल्कोहल से जितनी रिएक्शन पड़ी उसमें फ्लोराइड थे क्या कहीं प्रोडक्ट में? नहीं थे। आयोडाइड थे क्या? नहीं थे। अब हम क्या बनाने वाले हैं? आयोडाइड बनाने वाले हैं सबसे पहले। तो देखो जरा इधर हैलोजन एक्सचेंज में नंबर 1 लिखिए फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन इतनी बार आई हुई है कि आप पूछ नहीं सकते। दूसरी है स्वार्ट्स रिएक्शन। दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन जो ठहरी। अब किसमें किसके साथ क्या रिएक्शन करवाता है ये भी समझना। देखो नाम क्या है? हैलोजन एक्सचेंज, मतलब यहां हैलोजन्स का क्या होगा? एक्सचेंज। ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड बनाया जा रहा है। मतलब आप अगर RX लेते हैं और X की जगह कौन हो सकता है? Cl या Br। आप NaI के साथ, मतलब क्या करना है? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन के अंदर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड की साथ करवानी है। ठीक है, देखो सिंपल सी रिएक्शन है। NaX बाहर चला जाएगा और RI बन जाएगा। ये कुछ ऐसे लिखा जाए अगर CH3 CH2 Cl की रिएक्शन, ड्राई एसीटोन लिखा हुआ है यहां पे, हाँ इसकी प्रेजेंस होती है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस होती है। एसीटोन मीडियम को ड्राई करने की कोशिश करता है। सर क्यों करता है? सोडियम जहां पर है वहां पर आग लगने की पूरी संभावना है, तो रिएक्शन मीडियम को ड्राई रखा जाता है, मॉइस्चर नहीं आने दिया जाता ताकि रिएक्शन में कहीं पे भी सोडियम एक्सपोजर ना करे। ठीक है, अब सीधा सीधा NaCl बाहर निकाल दो, CH3 CH2 I प्लस NaCl क्या आ जाएगा? इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड आ जाता है। ये क्या है? इथाइल क्लोराइड। बोलो बात समझ में आ रही है बेटा? याद हो जाएगा, ध्यान रह जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए स्वार्ट्स रिएक्शन क्या कहती है। तो देखो स्वार्ट्स रिएक्शन जो है उसमें आप लोग फ्लोराइड्स बनाते हो। क्या बनाते हो? फ्लोराइड्स। देखे जरा किसकी रिएक्शन करवाते हैं? वही RX, वही आपका X कौन हो सकता है? Cl या Br। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है AgI के साथ, AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। इसके अलावा आप क्या क्या ले सकते हो? देखो इसके अलावा आप Hg2F2 COF2 कुछ भी ले सकते हो, Hg2F2 COF2 एक्सेट्रा, है ना। बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक में दे रखे हैं, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, SbF2 एंटीमनी होता है Sb, वो भी ले सकते हो आप। यहाँ पे करना क्या है? कुछ भी नहीं, सेम केस सेम चीज, आपको Ag के साथ इसको बाहर निकाल देना है, RF प्लस AgX। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे CH3Br AgF के साथ रिएक्शन करके CH3F प्लस AgBr हो जाएगा, मिथाइल फ्लोराइड बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? मिथाइल फ्लोराइड बनता है। इजी है ना, सिंपल रिएक्शन है, कुछ इसमें मैकेनिज्म नहीं करनी है आपको, एज इट इज आपको पूछा जाएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। फिंकेल्स्टीन या स्वार्ट्स में से कोई एक देंगे, आपको बिना सोचे समझे तुरंत क्या कर देना है, इनको कंप्लीट कर देना है, काम खत्म हो जाएगा। बोलिए कर लोगे? लिख दिया सबने? चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए अब आप हेडिंग लगाइए, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। आप हेलोएरीन्स कैसे बना सकते हैं उसकी कुछ मेथड्स आपको दे रखे। हेलो एल्केन्स हमारा यहाँ पे प्रिपरेशन के तौर पे कंप्लीट हो जाता है। नंबर 1 है आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब थोड़ा सा समझना, सबसे पहले तो आप हेलोएरीन किससे बना रहे हो? हाइड्रोकार्बन से बना रहे हो। अब देखो इतना तो आपको भी समझ में आएगा कि हाइड्रोकार्बन से आपको हेलोएरीन बनाना है, तो हाइड्रोकार्बन भी कैसा लोगे? बेंजीन रिंग वाला लोगे। भाई मुझे हेलोएरीन बनाना है, बेंजीन रिंग बनानी है, तो मैं बेंजीन रिंग वाला हाइड्रोकार्बन लूंगा, तभी तो बेंजीन रिंग वाला हेलोएरीन बनेगा। मैं क्या मीथेन लेके बेंजीन रिंग बना सकता हूं क्या? तो अगर हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ गए। आपको क्या लेना है? बेंजीन रिंग वाला कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई ग्रुप लेना है। ठीक है, कैसी रिएक्शन करवानी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी। सर क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन एटम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल जो कि एक अटैकिंग स्पीसीज हुआ करती है उससे सब्स्टिट्यूट होगा। क्या होगा? उससे सब्स्टिट्यूट होगा और उसकी जगह पर हमारा हेलोजन एटम आ जाएगा। आपकी बुक में डायरेक्ट क्या दे दिया है? टोलुइन दे दिया है। क्या दे दिया है? टोलुइन। समझते हो इसको? अब टोलुइन के साथ क्या करना है? टोलुइन की रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ में? X2 के साथ। ध्यान से देखना, काम की चीज है। आयरन और FeCl3 कोई भी क्या है? ये एक लुईस एसिड्स है। FeCl3 यहां पर क्या है? लुईस एसिड। AlCl3 आप ले सकते हो, बट AlCl3 से ज्यादा स्ट्रांगली यहां पर आयरन या FeCl3 एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। क्या काम करते हैं एज अ कैटलिस्ट? क्या काम करते हैं? अब सुनना ध्यान से, मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो मुझे इलेक्ट्रोफाइल चाहिएगा। सुनते रहो बात को ध्यान से। इलेक्ट्रोफाइल चाहिएगा, एक सेकंड, ये FeCl3 सही है। इलेक्ट्रोफाइल चाहिएगा तो अब X और X, मुझे एक बात बताइए, किस टाइप का क्लीवेज करेंगे? होमोलाइटिक या हेटेरोलाइटिक? होमोलाइटिक। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम होते हैं तो उनमें होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, और अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स होते हैं तो उनमें हमेशा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। भाई इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन? दोनों ही सेम। पर होमोलाइटिक की एक और कंडीशन है, वहां क्या होना चाहिए? पेरोक्साइड वगैरह कुछ होना चाहिए, तभी होमोलाइटिक अपने आप तो नहीं टूटता भैया। X और X का बॉन्ड H और X के बॉन्ड से काफी स्ट्रांग है, ये वाला बॉन्ड काफी स्ट्रांग है, तो ये अपने आप तो नहीं टूटेगा। और होमोलाइटिकली हेटेरोलाइटिकली तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। ये हेटेरोलाइटिक टूट सकता है क्या? जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो क्या इस बॉन्ड को आप हेटेरोलाइटिकली तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ सकते। उसको तोड़ने के लिए कौन आया? याद करो 11th क्लास में जब आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया गया था, तब मैंने इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल में CH3+ वगैरह तो लिखा था, साथ में Cl+ भी कभी लिखा था। अगर किसी को याद हो तो अपनी घर पे जाके नोट्स को या NCERT की बुक को देखना, और वहां Cl+ था, और वहां मैंने हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया था कि Cl किसी और की हेल्प से खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला सकता है। अब मैं बता भी देता हूं कहां किया था। याद करो जब हमने बेंजीन रिंग की ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी, हाइड्रोकार्बन चैप्टर के लास्ट में बेंजीन रिंग आता है, बेंजीन रिंग की ही आती है आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वहां पर हमने लिया था एनहाइड्रस ElCl3, एनहाइड्रस ElCl3।
की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन, किसी को याद आ रहा है? ऐसा कुछ किया था, ये बेंजीन रिंग थी, 5-6 रिएक्शंस की मैंने ऐसे एक सिस्टम बनाई थी। यहां मैंने लिखा था हेलोजिनेशन और यहां FeCl3 या AlCl3 ऐसे किया था। एक तरफ हमने लिखा था सल्फोनेशन, वेरी गुड, आया याद, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, किसी को याद आ रहा है? तो बेटा आपको अगर पता हो तो हमने यहां पे क्लोरोबेंजीन बनाया था, याद आ रहा है? आना भी चाहिए। और तो और पैरा डेरिवेटिव्स भी बनाए थे, सारा कुछ किया था। इसका मतलब यह हुआ कि हमने पढ़ा तो है कहीं ना कहीं, है ना, याद नहीं है। क्या नहीं है? और जबकि हमने साफ तौर पे बोला है कि आपको हाइड्रोकार्बन और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये 2 चैप्टर अगर 11th के नहीं आते हैं तो 12th की ऑर्गेनिक बेटा वेंटिलेटर पे होगी। अब देखो, मैं जैसे ऐसा किया, मैं देखो, मैं 12th क्लास में कोई भी टीचर अगर आपको एक बोर्ड की क्लासेस पढ़ा रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा इतना हेल्प कर सकता है कि बेटा देखो वैसा किया था। अब अगर तुम मुझसे एक्सपेक्ट करो कि सर वो बेंजीन रिंग पूरी की पूरी कैसे, वो पहले तो वो बताएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कहां माइनस या कहां प्लस आता है, फिर उसके बाद में सर मुझे बताएंगे यहाँ और तो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, फिर सर ऐसे 5 एग्जाम्पल करके बता देंगे, तो भैया वो एक तरह से बेंजीन के 4 पेज हो जाते हैं जब 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। क्या क्या करवाएंगे सर? इंडक्टिव इफेक्ट भी सर करवा दे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, होमोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या कुछ करवाएं। ये पूरा चैप्टर है जो 1-1.5 महीने का हुआ करता है। एरोमेटिसिटी, हकल रूल आएंगे सब, क्या करोगे? तो सीधी सी बात है कि उसका तो अफसोस रहेगा, उसका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ ठीक है, मैं एक बार के लिए जरूर आपको एकदम से छोड़ूंगा नहीं, तो मैंने बस बता दिया, मैं इतना, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, मैं वापस तो पूरा नहीं पढ़ा सकता। चलिए देखिए, ये क्या है? Fe या FeCl3 यहां पर एक लुईस एसिड का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? लुईस एसिड। ये लुईस एसिड का काम ही क्या है? इस लुईस एसिड का काम ही यही है कि ये इस X2 में हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करवाएगा। क्या करवाएगा? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। मतलब X2 वैसे तो कभी जिंदगी में हेटेरोलाइटिकली क्लीवेज अपने आप तो, लेकिन इसकी प्रेजेंस में करेगा, जिससे इसके पास X माइनस और X प्लस आएगा। यही X प्लस हमारा कौन कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रो, बोलो क्लियर है? अब क्या होगा? अब सुने, ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। बेंजीन रिंग पे जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ये हाइड्रोजन एटम्स भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह डिस्प्लेस करवाए जा सकते हैं। अब ये कैसे, क्या, वही वापस 11th की सारी बात है। हालांकि अपने को पढ़ाना तो पड़ेगा आगे जाके, तो थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि मुझे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है तो कहीं ना कहीं से मुझे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये अगर डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाए तो बेटा इस पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। क्या आ जाएगा इस पे? माइनस चार्ज। अब इस माइनस चार्ज की वजह से आपके E प्लस का अटैक किस पे होगा? इस कार्बन पे होगा। अच्छा, क्योंकि यहां माइनस आया है तो यहां क्या आना है? प्लस। तो ऐसे में क्या ये इस तरह से ये बन जाएगा? ऐसा करके क्या हमने इसमें रेजोनेंस करवा दिया? अच्छा, जरा एक गौर से चीज देखिए, ये प्लस कहां, कौन सी स्थिति पे आया है बेटा? रेशवी बताना। ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। ये पॉजिटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे है? ऑर्थो, मेटा या पैरा? पैरा, मेटा ना? बस। तो सर कैसे पता चला?
मेरा ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ कहां जुड़ा है, जिस जगह पे जुड़ा है उसका अगला कार्बन ऑर्थो, उसका अगला कार्बन, उसका अगला कार्बन। समझ में आई बात? तो इसका मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, क्या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मेटा पे हो सकता था? नहीं हो सकता, मेटा पर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कॉन्जुगेशन भी चाहिए, और कॉन्जुगेशन के केस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो और पैरा पे हो सकता है। ये हमने पढ़ा है, याद रखना। कोई भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑलवेज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। ये भी 11th में ही दे रखा है, क्या बोला? द रिएक्शंस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स आर ऑलवेज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अगर इलेक्ट्रोफाइल को किसी बेंजीन रिंग पे, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पे आना है तो वो कहां आएंगे? ऑर्थो और पैरा पे। मेटा पे वो हरगिज नहीं आ सकते, चाहे कुछ भी कर लो। बात समझ में आई रे? क्लियर है? तो इसका मतलब साफ है कि सर एक बार यहां जुड़ेगा मेरा X और एक बार यहां जुड़ेगा। अब देखो साथ में वैसे प्रोडक्ट लिखा हुआ नहीं है तो, लेकिन अपने को पता है कि बेटा H निकलेगा। क्या निकलेगा? तो ये H किस फॉर्म में निकलेगा? H प्लस की फॉर्म में। भाई E प्लस आ रहा है तो जाएगा कौन? H प्लस। और अगर H प्लस जाएगा तो हमारा X माइनस तैयार बैठा है, ये क्या कर लेगा? उसे एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? HX। पर वो लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, क्या आपको ये समझ में आया कि हम लोगों की जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे किस पे? बेंजीन रिंग पे, वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर की होती है। अब देखो तुम्हारी बुक में क्या ट्विस्ट है, तुम्हारी बुक में ये ट्विस्ट है कि आपकी बेंजीन रिंग जो है वो, उसका जो मेथाइल ग्रुप है वो देखो यहां लगा हुआ है। अब इससे कंफ्यूज ना होना भैया, सुन रहे हो? सुन रहा है ना विनोद? विनोद है ना? बताइए, रील्स नहीं देखते क्या? है? कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे वो एक पंचायत करके एक आई थी वेब सीरीज, वो भी नहीं देखा? छोड़ो, तुम बड़े शरीफ लोग हो। मान लो। अब ये हमारा मेथाइल ग्रुप, तो इस मेथिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अब ये क्या हो गया? और तो यशवी इधर देख, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? तो अब तुम्हारी बुक के एग्जाम्पल को अगर तुम देखोगे तो ऑर्थो उसका एक तो ये और एक पैरा इसका ये है। तो देखना आपका प्रोडक्ट, बेटा बुक में आपका प्रोडक्ट जो है वो ऐसे दिया गया है। तो ऐसे मत करना कि सर आपने गलत लिख दिया। अरे मैंने गलत नहीं लिखा है। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा कि गलत कौन है और सही कौन है। समझे? क्योंकि CH3 इधर है तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो इधर है, मेटा इधर है, पैरा इधर है। समझ आई बात? ध्यान रखना ये चीज है, छोटी छोटी सी बातें बड़े कंफ्यूजन कर देती है बारी बारी। ठीक है, तो अब आपने जो प्रोडक्ट लिखा वो समझ में आ जाना चाहिए। अब नीचे लिखो, इसमें नोट लगाइए। above reaction is easily done with Cl2 and Br2, but with I2 the reaction is reversible in nature, reversible in nature। ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन या फॉर, ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन ऑफ आयोडीन some
oxidizing agent like HNO3 or HiO3 are required, which can easily eliminate the HI formed in the reaction। अब देखो यहां पे मजे की बात, मैंने तो देखो आपको बता दिया था कि इसके साइड प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, HX बोला था। अब क्योंकि HX जो बनेगा, चाहे वो HCl हो चाहे वो HBr हो, वो क्या होता है, स्टेबल होता है, तो उन्हें वो रिवर्सिबल नहीं होते। बात को समझना, हमने अभी पढ़ा कि जो आपका ये X माइनस निकला, ये X माइनस इस H के साथ में क्या निकल जाता है, बाहर HX बना देता है, जो कि बुक वाले ने नहीं लिखा है। पर जब बात आयोडीन की आई तो उसे लिखना पड़ा। क्या बोला इसने, बोला कि मैं X2 की जगह पे Cl2 या Br2 तो इजीली ले लूंगा, लेकिन मैं I2 लेने से बचूंगा। क्यों बचूंगा, या I2 लूंगा तो मुझे कुछ और एक्स्ट्रा चाहिएगा। कुछ क्या चाहिएगा, तो देखो अगर मैं I2 लेता हूं तो जैसे तैसे हम I को तो तोड़ देंगे, I को, और यहां I जुड़वा भी देंगे, और क्या बन जाएगा, HI। अब क्योंकि H और I के बीच का बॉन्ड काफी हद तक क्या होता है, वीक होता है। अब ये वीक है तो ऐसे में ये H और I का बॉन्ड अगेन टूट जाएगा अपने आप, और ये आयोडीन इस आयोडीन के साथ क्या कर लेगा, आयोडीन गैस बना लेगा। तो ऐसे में मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट मुझे नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूं कि मेरा प्रोडक्ट खराब भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। तो अगर किसी तरह से मैं इस बनने वाले HI को अगर तुरंत निकाल दूं, बनने वाले HI को तुरंत निकाल दूं, उसे वापस रिएक्शन करने ही ना दूं, तो मेरी वापस रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। तो ऐसे में क्या करो, तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 HiO3 ये क्या करते हैं, ये बनने वाले HI को तुरंत एलिमिनेट कर देते हैं, रिएक्शन में से बाहर निकाल देते हैं, या यूं कह दीजिए उसे प्रोटेक्ट कर देते हैं, उसे वापस रिएक्शन अगेन करने नहीं देते। जब ये HI वापस रिएक्शन नहीं करेगा तो वापस I2 और I2 नहीं बनेगा, मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। बोलो समझ में आई बात, ये आपको याद रखना है। चलिए तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं।